नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 12 अगस्त 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, बैंक एसएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप से और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बन सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जनरेट हो सकते हैं, वो हमने सारे इसमें कवर किए हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के अगले हाई कमिश्नर टू द किंगडम ऑफ स्वातिनी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the Kingdom of Swatini? तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद प्रकाश। हाल ही में आनंद प्रकाश को किंगडम ऑफ स्वातिनी का हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है ना। देखिए, किंगडम ऑफ स्वातिनी साउथ अफ्रीका का एक देश है और यहीं के लिए आनंद प्रकाश को हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त भारत की तरफ से नियुक्त किया गया है ना। ये 2009 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है आनंद प्रकाश और इन्हीं को किंगडम ऑफ स्वातिनी का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। देखिए, किंगडम ऑफ स्वातिनी का थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? एम्बवाने, है ना। स्वातिनी की कैपिटल है एम्बवाने और इसका पूरा नाम है स्वाजीलैंड, है ना। ये पिक्चर में दिख रहा है, ये मैप के थ्रू देखिए, ये साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका का एक देश है स्वातिनी और इसकी कैपिटल है एम्बवाने और इसको स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं के नए उच्चायुक्त बन गए हैं, हाई कमिश्नर बन गए हैं आनंद प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9 अगस्त 2026 को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है मोहसिन रजाई को। मोहसिन रजाई ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है मोहसिन रजाई। हाल ही में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड या सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है ना। देखिए, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसौद पेजेस्कियान, है ना। मसौद पेजेस्कियान जो कि ईरान के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के द्वारा मोहसिन रजाई को एसएनएससी या सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी या हेड, हिंदी में बात करें तो सचिव और प्रमुख, नियुक्त कर दिया गया है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन नियुक्त हुए हैं? मोहसिन रजाई, है ना। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? मसौद पेजेस्कियान। क्या नाम है? मसौद पेजेस्कियान। अच्छा, इससे पहले कौन थे? सवाल उठता है, इससे पहले कौन थे एसएनएससी के हेड? तो एसएनएससी के हेड थे मोहम्मद बाघेर जोलगाधर। इनके द्वारा इस पद से इस्तीफा दे दिया है ना। सेक्रेटरी या हेड के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो इन्हीं के स्थान पर ईरान के प्रेसिडेंट मसौद पेजेस्कियान द्वारा मोहसिन रजाई को नया सेक्रेटरी या हेड नियुक्त किया है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, है ना। तो चीजें याद रखिएगा, सारे फैक्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगस्त 26 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के रूप में किसे 1 वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, राहुल नवीन को, है ना। ये है पिक्चर में, ये है राहुल नवीन और इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। ये ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं, है ना, वहां के निदेशक हैं, संचालक हैं और इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, देखिए, ईडी की बात हो रही है तो ईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफी फेमस और चर्चा में रहती है। फुल फॉर्म जैसे हमने डिस्कस किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है ईडी का फुल फॉर्म। हिंदी में इसे बोला जाता है प्रवर्तन निदेशालय। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवर्तन निदेशालय। और ये राजस्व वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है और केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ईडी की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधीन कार्य करता है। हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये विशेषता मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है ना। मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? क्वेश्चन अराइज होता है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से यदि कोई पैसा कमा लिया जाता है जिसका वो विधिवत डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है कि पैसा उसके पास कहाँ से आया, तो वो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं, है ना। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने 1-2 करोड़ रुपए कमा लिए और वो अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है कि वो पैसा उसके पास कहाँ से आया है, तो वो सब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आता है और इसी की जांच कौन करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। साथ ही विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की भी जांच करता है वो। विदेशी मुद्रा कानून जो है FEMA, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है ना। जो फॉरेन से जो भी आदान प्रदान मुद्राओं का एक्सचेंज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसके कानून में यदि किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो इसकी जांच भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा की जाती है ना। तो ईडी द्वारा इतने फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? या जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे हाई कोर्ट, है ना। देखिए ये है पिक्चर में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी, ये वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे और इन्हें हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट या बम्बई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी जी, है ना। ये इमेज में देख लीजिए आप, यही है महेश चंद्र त्रिपाठी जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब किसने जीता है? या हु वन द ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 टाइटल? तो दोस्तों ये जीत लिया है ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा द्वारा, है ना। काफी फेमस ग्रैंड मास्टर हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं भारत के, आर प्रज्ञानंदा, और इन्हीं के द्वारा सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब जीत लिया है ना। अच्छा, इस खिताब जो सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का टूर्नामेंट है, ये कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स का एक शहर है सेंट लुइस, यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। और आर प्रज्ञानंदा द्वारा ग्रैंड मास्टर ज़ेवोखिर सिंदेरोव, है ना, ज़ेवोखिर सिंदेरोव, जो कि उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं, यहाँ के ग्रैंड मास्टर है, इनको हरा के सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब जीता है ना। 35 में से 23 अंक हासिल किए थे प्रज्ञानंद द्वारा, और इसी के साथ इनके द्वारा एक खिताब जीत लिया है। अच्छा, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट था कि नॉर्वे चेस 2026 का खिताब भी जीता था, जो कि बहुत बड़ा खिताब था, है ना। नॉर्वे चेस का खिताब जीता था इनके द्वारा विंसेंट कीमर को हरा के। जर्मनी के ग्रैंड मास्टर है विंसेंट कीमर, इनको हरा के नॉर्वे चेस चैंपियनशिप भी जीत ली थी आर प्रज्ञानंदा द्वारा, है ना। तो आपको दो चीजें याद रखना है, सबसे पहले तो सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब भी जीता है आर प्रज्ञानंदा द्वारा, और साथ में नॉर्वे चेस चैंपियनशिप का खिताब भी आर प्रज्ञानंदा द्वारा ही जीता गया है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भारत के एक स्टेट है तमिलनाडु, आपको पता होगा, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई ने 2026-27 के लिए किस कंपनी को अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों ये किया है टाटा मोटर्स लिमिटेड को, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपर लेयर एनबीएफसी में रख दिया गया है टाटा मोटर्स लिमिटेड को, है ना। देखिए आरबीआई जो है लेयर्स डिसाइड करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए। जो एनबीएफसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं, है ना, एक लोअर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है और एक अपर लेयर होती है, एज पर देयर रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। कौन कितना बड़ा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उसके आधार पर आरबीआई द्वारा लेयर्स डिसाइड की गई हैं। और हाल ही में टाटा मोटर्स को अपर लेयर एनबीएफसी में, मतलब एक उच्च लेयर में रखा गया है हाल ही में, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टाटा मोटर्स को। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, नागालैंड में चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है नेफ्यू रियो, है ना। ये नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, और इन्हीं के द्वारा हाल ही में यान बैंक स्कीम का उद्घाटन किया है ना। अच्छा, क्या है यान बैंक स्कीम? ये एक्चुअली नागालैंड का जो हैंडलूम सेक्टर है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ना। नेशनल हैंडलूम डे जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को, है ना, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। और इसी दिन यान स्कीम लॉन्च की गई है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा, है ना। देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है क्यों मनाते हैं? देखिए जो भी वीवर्स होते हैं, वीवर्स मतलब जो धागे की मदद से कपड़ा या गर्म कपड़े होते हैं, या फिर, है ना, गमछा हो गया, शॉल हो गया, इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं हाथों से, और इस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है नागालैंड से, है ना। तो इसकी मदद से जीडीपी काफ़ी ग्रोथ करती है नागालैंड स्टेट की। तो इसकी तरफ और फोकस करते हुए यान बैंक स्कीम लॉन्च की गई है ना। मतलब इसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ पर? तोलुवी दीमापुर में। दीमापुर एक जगह है नागालैंड में, यहाँ पर एक स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। और यहाँ पर वीवर्स जो कि धागे की मदद से शॉल, गमछे और इस तरीके के कपड़े बनाते हैं, इन्हें कई सारी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे कॉटन हो गया, एरी सिल्क हो गया, म्यूगा सिल्क हो गया, बैम्बू फाइबर हो गया, ये सारी चीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि इसकी मदद से ज़्यादा हाथों से इस जो हथकरघा होता है उसका निर्माण कर
और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट करने में हेल्प हो सके और जीडीपी में भी इसकी मदद हो सके, है ना। इस उद्देश्य से यान बैंक स्कीम का उद्घाटन किया गया है चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो द्वारा, है ना। देखिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। हाल ही में 10वीं ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है दोस्तों? तो ये आयोजित की गई है राजस्थान जयपुर में, है ना। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, यहीं पर ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग का 10वां संस्करण लॉन्च किया गया है ना। अच्छा, थीम इंपॉर्टेंट है ये, इस जो मीटिंग हुई इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, है ना। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सहयोग को मजबूत करना, है ना। और कहां पर यह मीटिंग आयोजित हुई थी? 6 अगस्त को राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। पवन हंस लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक सी प्लांट टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए नॉर्वे की किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नॉर्वे की कंपनी है एल्फीएएस, है ना, जो कि नॉर्वे की एरोस्पेस कंपनी है और इसी से पवन हंस लिमिटेड द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है इस एमओयू का? मुख्य उद्देश्य है नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजीज में सहयोग तलाशना। देखिए, भारत की जो फ्लाइट्स हैं इनके जो इंजन है काफी मात्रा में CO2 एमिशन करते हैं, जिससे एनवायरमेंट काफी पोल्यूटेड होता है ना। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, काफी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है भारत की जो फ्लाइट्स हैं उनके इंजन से। तो इन इंजन पर काम करते हुए कैसे सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजीज की मदद से कैसे इस प्रदूषण को कम करें, CO2 एमिशन कम से कम हो, इसको मेन दृष्टिगत रखते हुए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पवन हंस लिमिटेड द्वारा नाओमी एरोस्पेस, जो कि नॉर्वे की कंपनी है, इससे एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और ये इलेक्ट्रिक सी प्लांट टेक्नोलॉजी पर काम करेगी ताकि फ्लाइट्स के इंजन्स में कम से कम प्रदूषण हो, कम से कम CO2 गैस उससे रिलीज हो और एनवायरमेंट हमारा कम से कम पॉल्यूटेड हो इस टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। भारत का पहला पूरी तरह ऑपरेशनल नमो भारत RRTS कॉरिडोर कौन सा है दोस्तों? तो यह है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, है ना। दिल्ली हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा नमो भारत RRTS कॉरिडोर लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला ऐसा कॉरिडोर कंप्लीट हो गया है जो कि पूर्ण तरीके से संचालित होने लगा है। कौन सा कॉरिडोर है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, है ना। ये कॉरिडोर जो है दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मेरठ को जोड़ता है और लंबाई किसकी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 82.15 किलोमीटर, है ना। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो RRTS कॉरिडोर है इसकी लंबाई है 82.15 किलोमीटर। अच्छा, RRTS का फुल फॉर्म क्या है? RRTS का फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। RRTS का क्या फुल फॉर्म है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि मतलब जो अलग अलग शहर हैं उनको आपस में जोड़ता है। ट्रेन मतलब एक ट्रैक बिछाया जाता है, एक कॉरिडोर बनाया जाता है, ट्रैक बिछाया जाता है, यहाँ पर ट्रेन चलती है और काफ़ी स्पीड में इनकी स्पीड के चक्कर में और छोटे छोटे शहरों को आपस में जोड़ सकें, इसी उद्देश्य से कॉरिडोर का निर्माण किया जा सकता है ताकि पैसेंजर्स को काफ़ी मुसीबत ना हो। और दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मेरठ ये वाला जो कॉरिडोर है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। कब से संचालित हो रहा है ये? फरवरी 2026 से ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है ना। अच्छा, हाल ही में 3 कॉरिडोर पर मेन काम चल रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो कि कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली गुरुग्राम अलवार ये लगभग कंप्लीट होने वाला है और दिल्ली से पानीपत, है ना, इस पे भी काम चल रहा है। तो ये 3 कॉरिडोर पे अभी हाल ही में काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है ना। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ में जो मेरठ मेट्रो नेटवर्क है ये भी संचालित होता है, मतलब इसी ट्रैक पर मेट्रो भी संचालित होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। इंडियन नेवी US नेवी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है कोची केरल में, है ना। कोची केरल में इंडियन नेवी US नेवी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है ना। इसमें दोनों देशों की जो इंडियन नेवी हो गई और अमेरिकन नेवी हो गई, है ना। दोनों देशों की जो नेवी है वो आपस में एक्सरसाइज कर रही है और इसका आयोजन सदर्न नवल कमांड कोची केरल में किया जा रहा है। अच्छा, कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है? 10 से 14 अगस्त 10 से 14 अगस्त तक ये एक्सरसाइज होगी। 5 दिन की ये बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें अमेरिकन नेवी और इंडियन नेवी दोनों ने भाग लिया है और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की डाइविंग और EOD टीम्स जो हैं इनके बीच इंटरऑपरेबिलिटी और प्रोफेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, है ना। डाइविंग टीम मतलब समुद्र के अंदर डाइव करके जो युद्ध लड़ने में सक्षम होते हैं, इसकी मेन एक्सरसाइज होगी।
और ईओडी टीम मतलब जो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेट डिस्पोजल है, इस मतलब इंडियन नेवी द्वारा जो एक्सप्लोजिव होते हैं उसको डिफ्यूज किस तरीके से किया जाए, इस सब पे मेन एक्सरसाइज की जा रही है इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी द्वारा, है ना। अच्छा, ये संस्करण 2005 से चल रहा है ना, 2005 से ये जॉइंट एक्सरसाइज संचालित हो रही है और 2026 में इसका 8वां संस्करण या 8th एडिशन संचालित हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ये जीत लिया है महाराजन अरुमुगा पंदियन द्वारा, है ना। महाराजन अरुमुगा पंदियन, ये पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है महाराजन अरुमुगा पंदियन, और इनके द्वारा 65 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, है ना। अच्छा, इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। वहीं 65 किलोग्राम कैटेगरी में महाराजन अरुमुगा पंदियन द्वारा सिल्वर मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हाई जंप में, है ना, हाई जंप में भारत का पहला पदक किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है बसंत कुमार मेघवाल, है ना। यह है पिक्चर में बसंत कुमार मेघवाल, और हाई जंप कैटेगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीत लिया है ना। अच्छा, बसंत कुमार मेघवाल जो है एशियन अंडर 20 चैंपियन भी रह चुके हैं, ये रहे, और हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में इनके द्वारा हाई जंप में सिल्वर मेडल जीत लिया है। कितना बेस्ट था इनका? 2.21 मीटर का हाई जंप इनके द्वारा आसानी से क्रॉस कर लिया गया था। अच्छा, ये अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? यूजीन अमेरिका में, है ना। यूजीन अमेरिका में इसका आयोजन हो रहा है। बसंत कुमार मेघवाल द्वारा सिल्वर मेडल जीता है। कितने ऊपर तक हाई जंप किया था इनके द्वारा? 2.21 मीटर था, है ना। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे हमारे 12 अगस्त के, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।